दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं और अब हम भी आपको जानने लगे हैं। ठीक है, चलिए मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला हम चला रहे हैं उसी के तहत आज हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो यूपीएससी का है उसको आपके सामने लेकर उपस्थित है। और हम फिर से बताएंगे कि यदि आप ईमानदारी से यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, ईमानदारी से, अगर हवाबाजी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो आप ओरिजिनल क्वेश्चन से टकराएंगे, क्योंकि ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही होता है और ओरिजिनल आपको बहुत कुछ शिक्षा देता है। तो हमेशा आप ओरिजिनल क्वेश्चन से ही टकराएंगे यदि आप यूपीएससी का रियल में तैयारी करना चाहते हैं, या स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, किसी का भी आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप रियल क्वेश्चन से यदि आप टकराएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। बाकी अगर टेस्ट सीरीज के चक्कर में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, मेरे तरफ से कोई समस्या नहीं है। चलिए आइए, 14 तक हम एक्सप्लेन कर चुके थे। आज हम 15 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये यूपीएससी, आइए, ये यूपीएससी 2023 का सवाल है। आप जानते हैं अभी हम यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। पेपर 2 का सवाल है ये, ठीक है, पेपर 2 का सवाल है, जिसमें कि 14 क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और ये 15वां क्वेश्चन है। इसके बाद हम पेपर 1 या पेपर 3 उठाएंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम, आप जानते हैं जो मेरा स्टाइल, अब तोड़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है यार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 15 नंबर का। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को बेहतर आसानी से लिख लेगा। ठीक है, चलिए आइए, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, यहाँ तक आप ले लीजिए। पहला, ये पहला सेगमेंट है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का बस दूसरा सेगमेंट है महत्व समझाइए, ये दूसरा सेगमेंट हो गया। एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो यहाँ पे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व पूछा गया है, और दूसरा यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है। ठीक है, किस हद तक संघवाद के, ये आप पता, तीसरा ले लीजिए, भावना को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप अगर किसी यूपीएससी के ओरिजिनल क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ पे 2-3 शब्द बहुत कॉमन मिलता है, किस हद तक, किस सीमा तक। इस तरह के क्वेश्चन की समझ आपके अंदर होनी चाहिए थी कि यदि किस सीमा तक पूछा गया है तो आंसर कहाँ तक लिखना है, और अगर किस हद तक पूछा गया है तो इसका मतलब क्या है, यूपीएससी हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए थी। फिर से हम बता दें, मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर में हम क्लास चला लेते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे वीडियो को तो बहुत लोग देखते हैं, अब आप आंसर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, किसी से चेक करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। कुछ लोग ही हमको आंसर भेजते हैं, चेक कर पाते हैं। जितने लोग देखते हैं निश्चित उतने तो नहीं करते हैं। तो आप लोग आंसर चेक करवाने वाला कोई सीनियर ढूंढिए जो अच्छे से मार्गदर्शन आपका कर सके। अगर आपके पास इसका अभाव है तो आप फिर हमसे संपर्क कीजिए, ये नहीं कि आप हमें संपर्क कर लीजिए, लेकिन कोई अच्छा जानकार आदमी होना चाहिए जो आपको सही गाइडेंस प्रदान कर सके। आप पता चला कि आप आंसर लिख के उसको दिए और अच्छा प्रयास के चक्कर में फिर जिसका हम विरोध करते हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप बच के रहेंगे। फर्जी मॉडल उत्तर कितनों का जीवन बर्बाद किया है वो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। और आंसर पे कमेंट आता है अच्छा प्रयास, ठीक है, यूपीएससी में जो मुखर्जी नगर में कॉपी चेक होता है वहाँ पे आता है अच्छा प्रयास, वो अच्छा प्रयास कितनों का जीवन बर्बाद किया है आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर से हम बता दें, मेरा ये संवैधानिक कर्तव्य मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए था, मानना ना मानना आपका काम है, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। चलिए, तो अब देखिए, हमने 101वें संविधान संशोधन को इसलिए बताया कि हो सकता है अभी देखिए आप नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित हुआ है, 106 अमेंडमेंट, तो हो सकता है यहाँ पे अगले बार वही पूछ ले कि 106 अमेंडमेंट संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। हो सकता है ये भी एक माइलस्टोन है। 73वें 74वें संविधान संशोधन के लेके तो क्वेश्चन पूछते ही रहता है, मतलब इतना पूछा है ना, गंध मच चुका है, लेकिन उसको पूछने की संभावना और काफ़ी अधिक है, समझ गए। तो इसलिए हमने 101 को दिया, इसकी जगह आप कोई दूसरा भी, और संघवाद के समावेशी हो सकता है, वहाँ पे संघवाद की जगह आपको ये भी तो दे सकता है क्या, एकात्मक। आप बताइए, भारत के संविधान को, जो भारत का संविधान है उसको संघात्मक और एकात्मक, जो हमारा भारत का संविधान है वो संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रवृत्ति को अपने अंदर अपनाए हुआ है। इसीलिए हो सकता है कभी आपसे एकात्मक ही लगा दे कि ये किस हद तक एकात्मकता के समावेशी भावना को दर्शाता है, या किस हद तक एकात्मकता को दर्शाता है, बस इतना ही,
ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं क्वेश्चन का इंटेंट जो है सेम होता है, कंटेंट सिर्फ चेंज होता है, दैट मीन्स एग्जाम्पल चेंज हो जाता है। तो 101वां संविधान संशोधन क्या था आप जान चुके होंगे, ये हमारा जीएसटी है, जीएसटी के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये क्वेश्चन हमारा जीएसटी पे पूछा गया है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे। चलिए आइए हम देखते हैं, यदि इस क्वेश्चन का भूमिका आप लिख रहे होते तो भूमिका में क्या लिखते, क्या लिखना चाहिए था, बॉडी में क्या लिखना चाहिए था, और फिर निष्कर्ष में क्या लिखना चाहिए, इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिखना चाहिए था। आइए हम भूमिका की बात करते हैं। पहले भूमिका, तो आप जानते हैं कि जीएसटी 2016 में पारित हुआ था, ठीक है, 2016 में, और ये संविधान में एक संशोधन था। आप जानते हैं कि संविधान में 3 टाइप से संशोधन किया जाता है, 3 टाइप्स। एक हमारा होता है साधारण बहुमत, जिसको हम लोग कहते हैं 50% + 1, ठीक है, 50% + 1 से। एक होता है 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत होना चाहिए था, ठीक है, और एक होता है कि 2/3 मेजोरिटी तो होना ही चाहिए था, ठीक है, बहुमत होना ही चाहिए था, साथ में 50% + 1 राज्यों का भी समर्थन इसको होना चाहिए था। तो देखिए ऐसे आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि इसमें कौन सा होना चाहिए था। तो देखिए जिसमें राज्यों का हित निहित हो ना, जिसमें राज्यों का हित निहित हो, जैसे टैक्स था, तो टैक्स में राज्यों का हित निहित था, जीएसटी एक टैक्स था ना, जो हमारा अप्रत्यक्ष कर था, उन सबों को एक साथ लाके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी बनाया गया। आप कहेंगे जी, तो जिसमें राज्यों का हित, जैसे देखिए राष्ट्रपति का चुनाव, यदि राष्ट्रपति का चुनाव होना होगा ना, उसमें अगर कोई परिवर्तन करना होगा तो राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के प्रतिनिधि यानी विधायक एमएलए भी भाग लेते हैं, इसलिए केंद्र सरकार यदि उसमें कोई संशोधन करना चाहे तो राज्य से सहमति लेनी पड़ेगी। हम एग्जाम्पल आपको बता दिए, ठीक है, कि राज्यों की सहमति उसमें लेनी पड़ेगी जिसमें राज्य की भूमिका हो। अब देखिए जैसे इलेक्शन कमीशन, ठीक है, राज्यों का चुनाव करवाता है, लेकिन उसमें उसके राज्य की कोई भूमिका उसमें नहीं है। इसलिए जब मुख्य इलेक्शन कमीशन या उसके आयुक्त की नियुक्ति की बारी आए तो केंद्र सरकार ने सिर्फ लोकसभा से और राज्यसभा से कानून पास कराया था, राज्यों से नहीं पास कराना पड़ा था। तो जिसमें राज्य एक मेजर स्टेक होल्डर हो वहां पे ये लगता है, तो जीएसटी में राज्य एक मेजर स्टेक होल्डर था, इसलिए ये वहां पे देना पड़ा था। आप उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ गए होंगे कि और जीएसटी क्या है। जीएसटी हमारा एक अप्रत्यक्ष कर था, जो हमारे यहाँ क्या 2 तरह का कर होता है, एक डायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। आप इस चीज को जानते हैं, बहुत बेहतर और भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो अब बताइए इसमें भूमिका क्या लिखना था। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो भूमिका में हम शुरू कर सकते हैं कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से है। बस सिंपल हो गया, जुड़ गया, हम क्वेश्चन से जुड़ गए कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर से है, ठीक है, जो एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में करों की संरचना को, ठीक है, या कर की जटिलता को सरल बनाने हेतु केंद्र सरकार और राज्यों के सहयोग से इसे पारित किया गया था। अगर आपको ईस्वी याद हो 2016, 2017, और यदि इससे और अधिक याद हो तो 1 जुलाई या 1 जून और के आसपास से शायद इसको 2017 से लागू किया गया था। एग्जैक्ट मुझे डेट अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2017 में इसे लागू किया गया था, ठीक है, 2017 से लागू किया गया था। तो आप लिख सकते हैं कि 2017 से इसे क्रियान्वित किया गया, ठीक है। आप ऐसे भी ऐसे शुरू कर दीजिए। भूमिका आप समझ गए कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध वस्तु एवं सेवा कर से है, ठीक है, वस्तु जो एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में या भारतीय संघवाद में, क्योंकि क्वेश्चन में संघवाद का भी जिक्र किया गया है, तो भारतीय संघवाद में करों की जटिलता को सरल बनाने हेतु केंद्र और राज्यों की सहमति से इस संविधान संशोधन को पारित किया गया था या जीएसटी अधिनियम बनाया गया था, पूर्ण विराम। आपका भूमिका हो गया 3-4 लाइन का, आपने इसे लिख दिया। अब आता है हमारा क्या, ये कह रहा है क्या कि महत्व को समझाइए। तो चूंकि देखिए आपके पास 250 शब्द है और 250 शब्द में ही क्वेश्चन के 2 पार्ट को जिक्र करना है आपका, एक तो महत्व और दूसरा संघवाद के समावेशी भावना।
तो संघवाद का समावेशी भावना, तो पहले हम महत्व की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम संघवाद की समावेशी भावना पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ आपको बॉडी को भी 2 पार्ट में लिखना पड़ेगा, आप एक पार्ट में बॉडी को नहीं लिख सकते हैं। तो पहले तो हमने लिख दिया क्या, महत्व, ठीक है, और महत्व को अंडरलाइन किया। अब हमारा आ जाएगा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस तरीका से पॉइंट चलेगा। तो बताइए जीएसटी का सबसे नारा क्या था, एक देश एक कर, एक देश एक बाजार, एक बाजार एक टैक्स। तो क्या हुआ इससे, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा। जो महत्व पहला हमारा क्या, आर्थिक एकीकरण, जो हमारा टैक्स सिस्टम था, राज्य का अलग था, केंद्र का अलग था, अलग अलग टैक्स सिस्टम था, उनको इन्होंने क्या किया, एक किया है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा। तो पहला पॉइंट हमने लिखा क्या, आर्थिक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा, हमने ये लिख दिया। अब इससे क्या हुआ, तो अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो कर की जटिलता थी, केंद्र के स्तर पे अलग टैक्स लगता था, राज्यों के स्तर पे अलग टैक्स लगता था। यदि आपको एक दो याद हो तो आप उसका जिक्र भी कर सकते हैं, जैसे सेल टैक्स को इसमें समाहित किया गया है, वैट को इसमें समाहित किया गया, वीएटी वैल्यू एडिशन टैक्स को समाहित किया गया है। तो जो करों की जटिलता थी उसको कम किया गया है, ठीक है, केंद्र और राज्यों के स्तर पे। और कराधान बाधा, जो कर में बाधाएं थी उसको कम किया गया। आर्थिक एकीकरण समझ गए, आर्थिक एकीकरण के बढ़ावा, बढ़ावा क्यों, तो जो केंद्र और राज्यों के स्तर पे कर की जटिलता थी, टैक्स की जटिलता थी, उसमें कमी आई है। कर हमारा सरलीकरणों का सरलीकरण हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप कराधान की जो बाधाएं थी, जो टैक्स पे करने में जो बाधाएं उत्पन्न होती थी, उसमें कमी आई है, ठीक है। ये आपने आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने वाले पॉइंट को 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि हर पॉइंट को आपको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। आप उसके बाद लिख देंगे उदाहरण के लिए, उदाहरण डालना जरूरी है। उदाहरण के लिए सेल टैक्स, केंद्र के स्तर पर सेल टैक्स और राज्यों के वैट को इसमें समाहित करके एक कर जीएसटी में समाहित किया गया है। उदाहरण के लिए जीएसटी में समाहित किया गया, पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, अब देखिए दूसरा पॉइंट, कर संग्रह में वृद्धि। यदि आपको अभी जो डाटा आया हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 23-24 का डाटा आया, अभी तो हमारा 24-25 चल रहा है, जो 23-24 का कर संग्रह में वृद्धि, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जीएसटी का फाइनल डाटा आया हुआ है, ये अब तक की सबसे हाईएस्ट पे है। 1,45,000 करोड़ के आसपास है, शायद 1,50,000 करोड़ के आसपास है टैक्स। अभी तक, आज तक भारत के इतिहास में, इतिहास की बात छोड़िए, चूंकि 47 से अगर हम तुलना करें, 50, 55, 60 तुलना करें तो ये तुलना बेईमानी होगा, ठीक है। बट हम उसके 2014-15 की अपेक्षा, या 2010-11-12 जिस समय हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ मनमोहन सिंह के टाइम में बहुत अच्छी थी, तो उससे तुलना कर ही सकते हैं। तो इन सब से यदि हम तुलना करें तो जीएसटी कलेक्शन काफ़ी अधिक हुआ उनकी अपेक्षा, सर्वाधिक है अभी तक। तो इसीलिए आप डाटा भी दे सकते हैं, ये भारत सरकार का, आरबीआई का डाटा है, भारत सरकार का डाटा है कि कर संग्रह में वृद्धि हुई है और ये लगभग 1,45,000 करोड़ तक पहुंच गया है। राज्यों के स्तर पर भी वृद्धि हुई है, केंद्र के स्तर पर भी वृद्धि हुई है टैक्स में। तो कर संग्रह में वृद्धि, आपने डाटा दे दिया और दूसरा पॉइंट को आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा, कम से कम 3-4 पॉइंट तो महत्व का और 3-4 पॉइंट संघवाद का लिखना पड़ेगा। कम से कम 6-7 पॉइंट तो होना चाहिए ना, तभी तो मामला बनेगा, नहीं तो कैसे मामला बनेगा। आइए अगला है, देखिए इससे क्या हुआ है, टैक्स में, कर में पारदर्शिता आया है कि नहीं आइए बताइए। पारदर्शिता कैसे, इसमें क्या हुआ, तकनीक का उपयोग किया गया, ठीक है। जो जीएसटी है, आप देखिए जीएसटी कैसे भरा जाता है, जीएसटी रिटर्न भरना पड़ता है, तो इसमें तकनीकी का प्रयोग हुआ है। आप देखें तो जब तकनीक का प्रयोग होता है, जो तकनीक का प्रयोग होगा तो चोरी कम होती है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी भी फुल प्रूफ सिस्टम है कि ये 100% टैक्स कलेक्शन होता है, नहीं, इसमें भी चोरी होती है। कई बार देखेंगे जीएसटी के जो अधिकारी हैं, जीएसटी समिति, वो छापा मारते हैं, कई बार कर चोरी पकड़ाया है, बट उसमें कमी आई है। तो कर में पारदर्शिता, पारदर्शिता से क्या हुआ, तकनीक जीएसटी में या जीएसटी कर संग्रह में तकनीक के प्रयोगों के परिणाम स्वरूप इसमें पारदर्शिता आई है, जिससे कर चोरी में कमी आई है, ठीक है। आप इसको एक्सप्लेन कर दिए कि इससे कर चोरी में कमी आई है, तकनीक का प्रयोग, पारदर्शिता, कर चोरी में कमी, इसको आप 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिए। चलिए इसके बाद क्या हुआ,
इस सब के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ये क्वेश्चन पीटी में भी एक बार पूछा गया था, यदि आपको ध्यान हो तो पीटी में भी इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। आर्थिक विकास, इससे क्या हुआ? आर्थिक विकास। आप कहेंगे सर कैसे? आज देखिए, जो मोदी जी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका सबसे बड़ा नारा क्या था? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कैसे? इसी कारण ना आज वर्तमान में कहा जाता है कि भारत वैश्विक स्तर पे जो आर्थिक स्थिति की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी मजबूत है। तो क्या उसमें जीएसटी का कोई योगदान नहीं है क्या? विदाउट जीएसटी हम ऐसा कर सकते थे? कैसे? देखिए, जीएसटी ने कर को सरलीकृत किया, कर सरलीकृत किया। इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ निवेश बढ़ा, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियाँ लगी। यदि आपके यहाँ कर सिस्टम में प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो निवेश में थोड़ी बहुत बाधा होती है। तो निवेश बढ़ा, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, भारत का आर्थिक विकास हुआ, और हम जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं, और जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तो क्या है ये? आर्थिक विकास ही तो है। तो आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिए। तो मैंने 4 पॉइंट आपको इसमें बताया, जिसको कि आप महत्व के बारे में एक्सप्लेन कर दिए। चलिए अब हम चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन, वो क्या पूछा गया है? वो पूछा गया है क्या कि किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना, ठीक है, संघवाद के समावेशी भावना का मतलब क्या हुआ कि कहां तक केंद्र और राज्य, यहां पे देखिए कि एकोमोडेटिव मतलब कहां तक एकोमोडेट कर रहा है, कहां तक क्या कह रहा है कि समावेश मतलब साथ लेके चलना। समावेशी का मतलब क्या हुआ? जैसे मोदी जी की सरकार का क्या नारा है? समावेशी विकास, या किसी भी सरकार का समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या? सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबके विकास में यहाँ पे कहाँ होगा? केंद्र और राज्यों का साथ और केंद्र और राज्यों का विकास, उसी को तो कहा जाता है ना संघवाद। इसलिए कहा गया यहाँ पे कि संघ के समावेशी भावना मतलब केंद्र और राज्य इस जीएसटी में कहाँ तक साथ मिलकर चल रहा है, कहाँ तक कदमताल कर रहा है, किस हद तक। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमने एक सब हेडिंग बनाया कि संघवाद के समावेशी भावना, ठीक है, संघवाद के समावेशी, ठीक है, संघवाद के समावेशी भावना, हमने ये सब हेडिंग बनाया और इसको हमने किया अंडरलाइन। अब इसमें हमारा क्या आ जाएगा? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। तो आप देखिए, जो जीएसटी पारित हुआ था ना, तो जो जीएसटी काउंसिल बना, जीएसटी अधिनियम बना, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये लिखिए कि ये राज्यों से भी पारित कराया गया था। इस संघवाद की मूल भावना है, यदि कोई कानून बने और उसको राज्यों से भी पारित करवाया जाए तो इसका मतलब क्या है? वो संघवाद का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। यदि केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित करती है और उसे राज्यों को मानना होता है, एक तरह से क्या होता है, जैसे आप ले लीजिए सीएए, जो कानून चला, तो राज्यों ने क्या किया? कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, और यदि वही राज्य अपने विधानसभा से भी इनको पारित करता तो क्या वो विरोध करते? नहीं करते ना, क्योंकि आपने भी पारित किया अपने विधानसभा से। दैट्स पॉइंट। ऐसे आपको जब कभी पूछा जाए इंटरव्यू में तो ऐसे ही समझाना पड़ता है, और मेंस में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या कि देखिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम या जीएसटी अधिनियम को केंद्र व आधे से अधिक राज्यों के सहमति से पारित किया गया है। तो ये संघवाद की भावना को दर्शाता है। पहला पॉइंट ये हो गया कि संघवाद की भावना को दर्शाता है, केंद्र और एवं आधे से अधिक राज्यों, आपने इसको लिख दिया पॉइंट में, आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं से या सहमति से इस कानून को पारित किया गया, यह अधिनियम बनाया गया है, इसलिए केंद्र और राज्यों की संघवाद समावेशी भावना को दर्शाती है। पहला पॉइंट आपने लिख दिया, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट में क्या होता है कि जीएसटी जो काउंसिल है, अब आप वहां पे जीएसटी काउंसिल का जिक्र कीजिए कि जीएसटी काउंसिल, देखिए कैसे ये संघवाद की भावना को दर्शाता है। जीएसटी काउंसिल में यहाँ पे क्या हुआ, केंद्रीय वित्त मंत्री जो अभी हमारे निर्मला ताई जी हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं, और जो राज्यों के वित्त मंत्री हैं वो इसके मेंबर होते हैं कि नहीं होते, ये बताइए। तो जिस संस्था में, जिस कमेटी में, जिस आयोग में, जिस काउंसिल में
केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधि शामिल हो, तो इससे बेहतर संघवाद का और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप बताइए। संघवाद का मतलब क्या, केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधि शामिल हो। तो जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, वह और कैबिनेट मंत्री के अतिरिक्त जो राज्य मंत्री होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, लेकिन केंद्र का प्रतिनिधि होता है। उसके बाद राज्यों का, अगर सपोज कीजिए कि जीएसटी काउंसिल में सिर्फ वित्त मंत्री होती और उसके संबंधित कुछ अधिकारी होते और उनके जो राज्य मंत्री होते वो होते, तो फिर ये संघवाद की भावना को प्रदर्शित नहीं करता ना। तो यहाँ पे क्या है, राज्यों के वित्त मंत्री भी यहाँ पे मेंबर होते हैं। तो आप जीएसटी काउंसिल को एक्सप्लेन कर दीजिए कि जीएसटी काउंसिल जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष और राज्यों के वित्त मंत्री और विधानसभा राज्यों के वित्त मंत्री इसके मेंबर होते हैं। तो ये जीएसटी काउंसिल के द्वारा संघ की समावेशी भावना को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट आप समझ गए। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा पॉइंट, अब देखिए तीसरा पॉइंट में क्या है, जीएसटी काउंसिल, जो हमारा जीएसटी काउंसिल है ये क्या करता है, कोई ना कोई डिसीजन लेता है। तो डिसीजन कैसे लेता है, अब ये देखिए, एक नियम है कि आम सहमति से डिसीजन लिया जाए, लेकिन आम सहमति से आज अभी तक जो लगभग डिसीजन लिया गया है वो अधिकांश डिसीजन आम सहमति से ही लिया गया है। कुछ डिसीजन पे कुछ राज्यों का विरोध रहा है, जिसे आप सुनते होंगे कि केरला, तमिलनाडु कभी कभी जीएसटी काउंसिल में विरोध करता है, अपनी मांगों को वहाँ पे रखता है, लेकिन अधिकांश फैसले आम सहमति से ही लिए गए। लेकिन देखिए जीएसटी काउंसिल का जो वोटिंग परसेंटेज है, जो कोई फैसला लिया जाएगा, फैसला ठीक है, तो इसमें क्या है कि यदि आप इसको 100% मान ले तो 100% में जो केंद्र सरकार है इसके पास 1/3 इतना अधिकार है वोटिंग का। वोटिंग का अधिकार इतना है इनके पास, और जो राज्य है राज्यों के पास 2/3 यानी 2/3 है, 2/3 इतना बहुमत जो है राज्यों के पास है। तो एक राज्य नहीं, सभी राज्यों को मिला के इतना बहुमत है, ठीक है। अब जब कोई कानून बनता है जीएसटी काउंसिल से, सॉरी कानून, कोई पॉलिसी अगर बनती है, कोई नीतियां अगर बनती है, वो जो पास होता है जीएसटी काउंसिल से, उसके लिए चाहिए 3/4 3/4 मेजोरिटी, बहुमत, ठीक है, मेजोरिटी इतना बहुमत चाहिए। तो हम आसान सा भाषा में अगर समझाए, तो यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो 1/3 का मतलब होता है लगभग 33%, आप ले लीजिए लगभग 33, और 2/3 का मतलब होता है लगभग 67%, आप ले लीजिए, क्योंकि पॉइंट यहाँ बेगा, पॉइंट यहाँ बेगा, तो हम ऐसे ले लेते हैं। और 3/4 का मतलब होता है 75%, कम से कम इतना परसेंट होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे यदि केंद्र सरकार के पास 33% ही बहुमत है, यदि केंद्र सरकार